नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है घोस्ट टॉक पर। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम धर्मेंद्र है। तो चलिए अब यह पॉडकास्ट धर्मेंद्र जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेता हूं, चलिए कहानी की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र है। यूं तो रहने वाला मैं अपने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की मिट्टी का हूं, लेकिन काम और रोटी के चक्कर में सड़कों को ही अपना घर बना लिया है। मेरी दुनिया सुबह किसी शहर में शुरू होती है और रात किसी दूसरे शहर के ढाबे पर खत्म हो जाती है। मेरी जिंदगी का सबसे पक्का साथी है मेरा ये ट्रक और मेरा खलासी करण। वो मेरे लिए सिर्फ एक खलासी नहीं, मेरे छोटे भाई जैसा है। हम दोनों ने साथ मिलकर न जाने कितने ही मीलों के सफर नापे हैं, कितनी ही रातें इन सड़कों पर गुजारी हैं। कहते हैं कि हर सफर आपको कुछ न कुछ सिखाता है, लेकिन कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जो आपको कुछ ऐसा दिखा जाते हैं जिसे आप जिंदगी भर भुला नहीं पाते। आज मैं आपको अपनी जिंदगी के एक ऐसे ही सफर की कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसा सफर जिसकी याद आज भी मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ा देती है। वो एक ऐसी रात थी जब मैंने खौफ को अपनी आंखों से देखा था, इतना करीब से कि उसकी गर्म सांसें मैं आज भी अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता हूं। ये बात कोई 4-5 साल पुरानी होगी। बारिश का मौसम शुरू हो ही चुका था। जुलाई का महीना था। हम लोग बिहार के एक इंडस्ट्रियल एरिया से लोहे की सरिया लादकर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के लिए निकले थे। माल पहुंचाने की कोई बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं थी, लेकिन ट्रक वालों की तो आदत होती है, जितना जल्दी माल पहुंचा दो उतना ही अच्छा। वापसी का भाड़ा भी जल्दी मिलता है। हम लोग सुबह करीब 11 बजे वहां से निकले थे। मौसम साफ था, हल्की फुल्की धूप थी, तो हमें लगा कि सफर आराम से कट जाएगा। हमने सोचा था कि रात तक तो हम आराम से अपनी मंजिल के पास पहुंच जाएंगे। करण की आदत थी, जब भी ट्रक हाईवे पर अपनी रफ्तार पकड़ लेता, वो केबिन में कोई पुराना सा गाना लगा देता और मेरे साथ मजाक मस्ती करता रहता। वो उम्र में मुझसे काफी छोटा था, अभी 20-22 साल का ही रहा होगा। उसका मन अभी दुनियादारी से ज्यादा इन छोटी छोटी खुशियों में ही लगता था। मैं भी उसकी बातों में लगकर अपना सफर काट लेता था। दिन भर तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। हमने रास्ते के एक ढाबे पर दोपहर का खाना खाया और फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। शाम के करीब 5-6 बज रहे होंगे जब आसमान ने अचानक से अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। जो सूरज कुछ देर पहले तक चमक रहा था, वो घने काले बादलों के पीछे कहीं छिप गया। देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा सा छाने लगा। हवा में एक अजीब सी खामोशी और भारीपन आ गया था, वो वाली खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। मैंने करण से कहा, लगता है मौसम बिगड़ने वाला है, बारिश बहुत तेज होगी। मेरी बात खत्म होते ना होते बूंदें पड़नी शुरू हो गईं, और वो सिर्फ बूंदें नहीं थीं, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो। इतनी तेज मूसलाधार बारिश मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम देखी थी। ट्रक के वाइपर अपनी पूरी तेजी से चल रहे थे, लेकिन शीशे पर गिरते पानी की मोटी मोटी धारों के आगे उनकी कोई बिसात नहीं थी। सड़क पर कुछ ही फुट आगे देख पाना भी मुश्किल हो गया था। मैंने ट्रक की रफ्तार बहुत कम कर दी थी। हम जिस रास्ते से गुजर रहे थे, वो एक तरफ से घने जंगल और दूसरी तरफ से खाली खेतों से घिरा हुआ था। दूर दूर तक किसी गांव या बस्ती का कोई नामो निशान नहीं था। रात के करीब 8 बज चुके थे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि और तेज होती जा रही थी। सड़क पर हमारे ट्रक के अलावा और कोई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। शायद सबने मौसम का हाल देखकर किसी सुरक्षित जगह पर रुकने का फैसला कर लिया था। मैंने करण से कहा, यार आगे कोई ढाबा या कस्बा दिखे तो वहीं ट्रक रोक लेंगे। ऐसे मौसम में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। करण भी थोड़ा सहम गया था। वो चुपचाप बैठा बाहर अंधेरे और बारिश को देख रहा था। हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक जोर का झटका लगा और हमारा ट्रक एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ रुक गया। एक पल के लिए तो हमें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में जब हमने सामने देखा तो हमारे होश उड़ गए। बारिश और हवा के जोर से एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क के बीचों बीच आ गिरा था। उसने पूरे रास्ते को ऐसे बंद कर दिया था कि वहां से साइकिल का निकलना भी नामुमकिन था। हम बुरी तरह फंस चुके थे। मैंने ट्रक से नीचे उतरकर देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि मैं 2 पल भी बाहर खड़ा नहीं रह पाया। पेड़ इतना विशाल था कि उसे हटाने के लिए क्रेन के अलावा और कोई चारा नहीं था। और इस तूफानी रात में इस सुनसान सड़क पर मदद कहां से मिलती? मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था।
हम दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। करण ने घबराकर कहा, उस्ताद अब क्या होगा, हम तो यहीं फंस गए। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैं उसे हिम्मत बंधाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच कहूं तो मैं खुद भी अंदर से डरा हुआ था। तभी मुझे याद आया, करीब 15-20 मिनट पहले जब बारिश हल्की थी, मैंने सड़क के किनारे जंगल के थोड़ा अंदर की तरफ एक बहुत ही हल्की सी रोशनी टिमटिमाते हुए देखी थी। उस वक्त मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मुझे लगा था कि शायद किसी झोपड़ी या छोटे से घर से आ रही होगी। मैंने करण से कहा, यार पीछे कुछ किलोमीटर पहले मैंने एक घर जैसी जगह देखी थी, वहां से रोशनी आ रही थी। हो सकता है वहां कोई रहता हो, चलकर देखें क्या? कम से कम रात गुजारने के लिए कोई छत तो मिल जाएगी और शायद कुछ खाने को भी। सुबह तक शायद ये रास्ता भी साफ हो जाए। करण पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन इस अंधेरे तूफानी रात में ट्रक के अंदर बैठे रहने से तो वो बेहतर ही था। हमने फैसला किया कि हम उस घर तक पैदल जाएंगे। हमने ट्रक की सीट के नीचे रखी एक बड़ी सी टॉर्च उठाई, ट्रक को अच्छी तरह से लॉक किया और उस भयानक अंधेरी रात में नीचे उतर पड़े। जैसे ही हम ट्रक से उतरे, बारिश के ठंडे थपेड़ों और हवा के शोर ने हमारा स्वागत किया। हम उस अनजान घर की तलाश में उस काली सुनसान सड़क पर वापस पैदल चल पड़े, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि यह फैसला हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। ट्रक का केबिन, जो कुछ देर पहले तक हमारी अपनी दुनिया थी, अब अंधेरे में पीछे छूटता जा रहा था। हम दोनों उस मूसलाधार बारिश में भीगते हुए सड़क के किनारे किनारे वापस उसी दिशा में चल रहे थे जहां से हम आए थे। हवा इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें उड़ा कर ले जाएगी। सड़क पर जमा हो रहा पानी हमारे जूतों के अंदर घुसकर एक अजीब सी ठंडक पैदा कर रहा था। हमारे पास बस एक ही टॉर्च थी जिसे मैंने कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी पीली सी रोशनी बारिश की गिरती हुई मोटी मोटी बूंदों में कहीं खो सी जा रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। जंगल की तरफ से रात के कीड़ों की आवाजें और हवा के चलने से पत्तों की सरसराहट सब मिलकर एक ऐसा डरावना संगीत बना रहे थे जो सीधे दिल में उतर रहा था। हर 2 मिनट में जब बिजली कड़कती तो एक पल के लिए पूरा जंगल और सड़क रोशन हो जाते। पेड़ों की भयानक परछाइयां किसी दैत्य की तरह लगती जो हमें अपनी तरफ बुला रही हों। मुझे याद नहीं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना डरा हुआ महसूस किया था। ट्रक चलाते हुए हम अक्सर सुनसान रास्तों से गुजरते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर होने से एक सुरक्षा का एहसास रहता है। इस तरह पैदल इस वीरान सड़क पर इस तूफानी रात में चलना एक बहुत ही अलग और खौफनाक तजुर्बा था। करण मेरे पीछे पीछे लगभग मुझसे सटकर चल रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन मैं उसकी तेज चलती सांसों को सुन सकता था। मैंने उसे हिम्मत देने के लिए कहा, घबरा मत, बस पहुंचने ही वाले होंगे। मुझे अच्छे से याद है, यहीं कहीं आसपास ही थी वो रोशनी। हालांकि मैं खुद भी पूरी तरह से पक्का नहीं था। उस अंधेरे में यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि हम कितनी दूर आ गए हैं। लगभग 15-20 मिनट के उस मुश्किल सफर के बाद, जो हमें सदियों जितना लंबा लगा, मुझे सड़क के किनारे जंगल के पेड़ों के थोड़ा अंदर की तरफ कुछ दिखाई दिया। मैंने टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई। वो एक पुराना कच्चा सा रास्ता था जो जंगल के अंदर जा रहा था, और उस रास्ते के अंत में हमें वो टिमटिमाती हुई रोशनी एक बार फिर दिखाई दी। वो किसी लालटेन की लौ लग रही थी जो हवा में धीरे धीरे झूल रही हो। उसे देखकर हमारी जान में जान आई। हम जल्दी जल्दी उस कच्चे रास्ते पर बढ़ चले। कुछ दूर चलने के बाद हम एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचे और सामने का नजारा देखकर हम एक पल के लिए ठिठक गए। वहां लकड़ी और मिट्टी से बना एक बहुत ही पुराना सा घर खड़ा था। उसे घर कहना भी शायद ठीक नहीं होगा, वो एक बड़ी सी झोपड़ी ज्यादा लग रही थी। उसकी दीवारों पर लगा प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका था और काई की एक मोटी परत जम गई थी। छत पर पुराने काले पड़ चुके खपरैल लगे थे, जिनमें से कई टूटे हुए थे। घर के चारों तरफ जंगली घास और झाड़ियां उगाई थी, जिन्हें देखकर लग रहा था कि यहां सालों से किसी ने साफ सफाई नहीं की है। वो घर उस वीरान जंगल में किसी बूढ़े बीमार जानवर की तरह लग रहा था, जो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। वो लालटेन उसी घर के दरवाजे के पास लटकी हुई थी। उसकी कांपती हुई रोशनी उस घर को और भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावना बना रही थी। एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि क्या हमें यहां रुकना चाहिए। यह जगह दिखने में कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर मैंने बाहर की तूफानी रात के बारे में सोचा और उस ख्याल को झटक दिया। हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। हम दोनों धीरे धीरे उस घर के टूटे फूटे से बरामदे तक पहुंचे। दरवाजा लकड़ी का था,
जो अपनी उम्र और मौसम की मार से काला पड़ चुका था। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मैंने हिम्मत करके दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने कुछ देर इंतजार किया और फिर दोबारा दस्तक दी, इस बार थोड़ा जोर से। कुछ पल की खामोशी के बाद हमें अंदर से किसी के बहुत धीरे धीरे चलने की आहट सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई अपने पैरों को जमीन पर घसीट कर चल रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और फिर एक बहुत ही धीमी चरमराहट की आवाज के साथ वो दरवाजा अंदर की तरफ खुला। दरवाजे के खुलने से जो अंधेरा सामने आया उसमें हमें एक साया खड़ा दिखाई दिया। लालटेन की हल्की रोशनी में जब उसका चेहरा साफ हुआ तो हमने देखा कि वो एक बहुत ही बूढ़ी औरत थी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, शायद 80 या 90 साल की रही होगी। उसका चेहरा हजारों झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी कमर किसी कमान की तरह झुकी हुई थी। उसने एक मैली सी सफेद साड़ी पहन रखी थी। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। वो बिल्कुल शांत और स्थिर थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी जो किसी बूढ़े इंसान की आंखों में नहीं होती। हम दोनों उसे बस देखते रह गए। उसने अपनी एक बहुत ही पतली और कर्कश आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए इस तूफान में? मैंने हिम्मत करके अपनी पूरी कहानी उसे बता दी। कैसे हम ट्रक से जा रहे थे, कैसे पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया और कैसे हमें रात गुजारने के लिए एक छत की जरूरत है। वो पूरी बात बहुत खामोशी से सुनती रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, न हमदर्दी का न हैरानी का। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो वो कुछ देर तक हमें अपनी उन्हीं शांत आंखों से घूरती रही। फिर वो धीरे से एक तरफ हट गई, दरवाजे से रास्ता खाली करते हुए। आ जाओ अंदर, वो उसी कर्कश आवाज में बोली। हम एक पल के लिए झिझके, लेकिन फिर उस तूफानी रात से बचने के लिए हम अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही हम अंदर घुसे, हमारे पीछे वो भारी लकड़ी का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। उस आवाज से हम दोनों बुरी तरह चौंक गए। उस बंद दरवाजे ने हमें उस घर में जैसे कैद कर लिया था और बाहर की दुनिया से हमारा रिश्ता पूरी तरह से तोड़ दिया था। दरवाजा बंद होते ही उस घर के अंदर का माहौल और भी ज्यादा भारी और अजीब सा हो गया। बाहर बारिश और हवा का जो शोर था वो अब लगभग बंद हो गया था। अंदर एक अजीब सी कान खाने वाली खामोशी थी। बस हमारी अपनी सांसों और उस बूढ़ी औरत के कदमों की घिसटने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। घर के अंदर घुसते ही एक बहुत ही अजीब सी गंध ने हमारा स्वागत किया। वो सीलन, धूल और पुरानी सड़ती हुई लकड़ी की मिलीजुली गंध थी, लेकिन उसके साथ एक और भीनी भीनी सी महक थी जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। वो थोड़ी मीठी थी, लेकिन साथ ही थोड़ी तीखी भी, जैसे किसी जंगली जड़ी बूटी को पीस कर रखा गया हो, या शायद किसी और चीज की। लालटेन की कांपती हुई रोशनी में हमने घर के अंदर का नजारा देखा। वो बस एक बड़ा सा कमरा था। दीवारें मिट्टी की थीं, जिन पर जगह जगह से प्लास्टर झड़ चुका था। छत पर मकड़ियों ने बड़े बड़े जाले बना रखे थे। एक कोने में कुछ पुराने टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन पड़े थे। दूसरे कोने में लकड़ी और रस्सी से बनी एक टूटी हुई चारपाई थी। घर में कहने को कोई सामान नहीं था, बस जरूरत की कुछ गिनी चुनी चीजें ही थीं, वो भी बहुत पुरानी और खस्ता हाल। हवा में इतनी नमी थी कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। वो बूढ़ी औरत हमें पूरी तरह से नजरअंदाज करती हुई लंगड़ाकर कमरे के बीचों बीच चली गई। वहां जमीन पर मिट्टी का एक छोटा सा चूल्हा बना हुआ था। वो उसके पास बैठ गई और उसमें लकड़ी के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डालने लगी। उसका ये बर्ताव बहुत ही अजीब था। उसने न हमें बैठने के लिए कहा, न हमसे कोई और बात की। वो बस अपने काम में लग गई, जैसे हम वहां मौजूद ही न हों। हम दोनों दरवाजे के पास ही सहमे हुए खड़े थे। करण ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, उस्ताद, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। बुढ़िया भी बहुत अजीब है। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते थे। बाहर जाने का मतलब था उस भयानक तूफान में वापस जाना। कुछ देर तक चूल्हे के साथ मशक्कत करने के बाद बूढ़ी औरत ने उसमें आग जला ली। आग की लपटों से कमरे में थोड़ी रोशनी और गर्माहट फैल गई। हमें भी ठंड से थोड़ी राहत मिली। आग जलाने के बाद वो हमारी तरफ मुड़ी और हमें अपनी उन्हीं भावहीन नजरों से देखा। भूखे होंगे, उसने कहा। यह सवाल नहीं था, एक बयान था। हम दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। सच तो यह था कि दिन में खाना खाने के बाद से अब तक हमारे पेट में कुछ नहीं गया था और अब जोरों की भूख लगाई थी। वो उठी और कमरे के एक अंधेरे कोने की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो मिट्टी की 2 थालियां
एक छोटी सी पतीली और कुछ मोटी मोटी रोटियां लेकर वापस आई। उसने वो थालियां हमारे सामने जमीन पर रख दी। जो रूखा सूखा है खा लो, उसने कहा और पतीली से सब्जी हमारी थालियों में परोसने लगी। करण तो बहुत भूखा था। उसने थाली हाथ में आते ही रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और खाना शुरू कर दिया। मैं भी खाने ही वाला था कि मेरी नजर थाली में परोसी गई सब्जी पर पड़ी। मैंने टॉर्च जलाकर उसे ध्यान से देखा। वो किसी आम सब्जी जैसी नहीं दिख रही थी। उसका रंग बहुत ही अजीब था, गहरा कत्थई, लगभग काला सा, और उससे वही अजीब मीठी तीखी सी गंध आ रही थी। मुझे देखकर ही एक अजीब सी घिन महसूस हुई। क्या हुआ, खाते क्यों नहीं? बूढ़ी औरत की कर्कश आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो हमें ही देख रही थी। उसकी नजरें एक तक करण पर थीं, जो बड़े चाव से खाना खा रहा था। मैंने एक बहाना बना दिया। नहीं माँ जी, मेरा पेट थोड़ा खराब है, सफर में कभी कभी हो जाता है, मैं बस रोटी ही खा लूंगा। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिला दिया और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। मैं सूखी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर खाने का नाटक करने लगा, लेकिन मेरी सारी नजरें करण पर ही थीं। उसने अपनी थाली का सारा खाना सफाचट कर दिया। उसने बूढ़ी औरत से एक और रोटी मांगी और उसे भी खत्म कर दिया। खाना खत्म करने के कुछ ही देर बाद करण को जोर जोर से उबासियां आने लगी। उसकी आंखें भारी होने लगी। उस्ताद, पता नहीं क्यों बहुत जोर की नींद आ रही है, उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। शायद दिन भर की थकान है। मुझे उसका इस तरह अचानक से इतना ज्यादा नींद में आना थोड़ा अजीब लगा। मेरा शक उस सब्जी पर और भी गहरा हो गया, लेकिन मैंने उस वक्त कुछ कहा नहीं। बूढ़ी औरत ने हमें सोने की जगह बताई। एक कोने में जमीन पर ही उसने 2 पुरानी फटी हुई दड़ियां बिछा दी। यहीं सो जाओ दोनों, सुबह तक तूफान भी थम जाएगा। करण तो दड़ी पर लेटते ही 10 सेकंड के अंदर गहरी नींद में सो गया। उसके जोर जोर से खर्राटे लेने की आवाज आने लगी, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं भी अपनी दड़ी पर लेट तो गया, लेकिन मेरा दिल और दिमाग दोनों बेचैन थे। उस घर में, उस बूढ़ी औरत में और उस खाने में कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। मैं बस लेटे लेटे उस भयानक घर की आवाजों को सुन रहा था। चूल्हे में जलती लकड़ी की चटकने की आवाज, बाहर हवा का शोर और बूढ़ी औरत की खामोश मौजूदगी, जो किसी मूर्ति की तरह चूल्हे के पास बैठी आग को घूर रही थी। मैं बस जागता रहा, इस अनजाने डर के साथ कि ये रात अभी और क्या क्या दिखाने वाली है। वक्त गुजरता जा रहा था। करण मेरे बगल में गहरी नींद में सो रहा था। उसके खर्राटों की आवाज उस खामोश कमरे में गूंज रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। मेरा दिमाग किसी तूफान की तरह चल रहा था। हर छोटी छोटी बात मेरे शक को और बढ़ा रही थी। इस वीरान जंगल में इस अकेली बुढ़िया का रहना, उसका अजीब सा व्यवहार, वो रहस्यमयी सब्जी और उसे खाते ही करण का इस तरह बेहोशों की तरह सो जाना, ये सब कुछ किसी बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहा था। मैं लेटे लेटे उस बूढ़ी औरत को देख रहा था, जो अब भी चूल्हे के पास उसी तरह बैठी थी, बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले। आग की लपटों की रोशनी उसके झुर्रियों से भरे चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे वो आग को नहीं, बल्कि अंधेरे में मुझे ही घूर रही है। मैं तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता और सांस रोककर पड़े रहने का नाटक करता। बाहर बारिश अब थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन हवा का शोर अभी भी था। घर के पुराने लकड़ी के ढांचे से रह रहकर चरमराहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे ये बूढ़ा घर दर्द से कराह रहा हो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ जब मैंने एक और आवाज सुनी। वो किसी के नाखून से लकड़ी को खुरचने जैसी आवाज थी। वो आवाज उसी कोने से आ रही थी जहां वो बूढ़ी औरत बैठी थी। मैंने बहुत धीरे से अपनी एक आंख खोलकर देखने की कोशिश की। वो अपने लंबे पीले नाखूनों से जमीन की कच्ची मिट्टी को खुरच रही थी, बिना किसी वजह के। ये देखकर मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब देने लगी। मुझे लगा कि मुझे करण को उठाना चाहिए और हमें इसी वक्त यहां से निकल जाना चाहिए। मैंने धीरे से करण की तरफ करवट ली और उसे हिलाने की कोशिश की। करण, उठ, ओए करण, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन करण पर मेरी आवाज का कोई असर नहीं हुआ। वो उसी तरह पत्थर की तरह पड़ा रहा। मैंने उसे थोड़ा जोर से हिलाया, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन वो किसी आम नींद में नहीं था, वो गहरी बेहोशी में था। ये एहसास होते ही मेरे पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था।
उस खाने में जरूर कुछ मिला हुआ था। उस बुढ़िया ने जानबूझकर करण को कुछ ऐसा खिलाया था जिससे वो इस हाल में पहुंच गया। लेकिन क्यों? वो ऐसा क्यों करेगी? मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी वो खुरचने की आवाज बंद हो गई। कमरे में एक बार फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो बूढ़ी औरत उठ खड़ी हुई है। मैंने तुरंत अपनी आंखें भींच लीं और अपनी सांस रोक ली। मेरे कान उसके कदमों की आहट सुनने का इंतजार कर रहे थे और फिर मुझे वो आहट सुनाई दी। बहुत ही धीमी, घिसटने वाली आहट। वो मेरी ओर करण की तरफ ही आ रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा जैसे वो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। मैं हिल भी नहीं सकता था, जैसे मेरे पूरे शरीर को लकवा मार गया हो। मैं बस आंखें बंद किए अपनी मौत का इंतजाम करता रहा। वो आहट धीरे धीरे मेरे बहुत करीब आ गई और फिर मेरे बगल में आकर रुक गई जहां करण लेटा हुआ था। मैं मरने का नाटक करते हुए अपनी पलकों की जरा सी दरार से झांक रहा था। मेरी आंखों के सामने जो नजारा था वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक नजारा था। वो बूढ़ी औरत करण के ऊपर झुकी हुई थी। चूल्हे की बची खुची आग की रोशनी में मैंने देखा कि उसका चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें जो पहले शांत थीं, अब एक अजीब पीली रोशनी से चमक रही थीं, जैसे किसी जंगली बिल्ली की चमकती है। उसके होंठ पीछे की तरफ खिंच गए थे और उनके नीचे से निकले हुए उसके दांत किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। वो ज्यादा लंबे, ज्यादा नुकीले थे और उसकी कमर जो पहले कमान की तरह झुकी हुई थी, अब उसमें एक अजीब सी अकड़ आ गई थी। वो कोई बूढ़ी लाचार औरत नहीं थी, वो कोई और ही चीज थी। कोई ऐसी चीज जिसकी कहानियां हम बचपन में सुनते थे लेकिन कभी यकीन नहीं करते थे। वो धीरे धीरे करण के ऊपर और झुकती गई। उसका चेहरा करण के चेहरे के बहुत करीब आ गया। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। वो किसी इंसान की जीभ नहीं थी। वो लंबी थी, सांप की तरह दो हिस्सों में बंटी हुई, और वो उसे करण के गालों पर फेर रही थी जैसे अपने शिकार को छक रही हो। मैं ये सब देख रहा था अपनी आंखों से, लेकिन मेरा दिमाग इस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं बस एक जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ अपने दोस्त को उस शैतान का शिकार बनते हुए देख रहा था। वो बूढ़ी औरत या जो भी वो चीज थी, उसने अपनी घिनौनी जीभ से करण का चेहरा चाटने के बाद अपना मुंह और नीचे किया। वो धीरे धीरे करण की गर्दन की तरफ बढ़ रही थी। उसकी चमकती हुई आंखें और नुकीले दांत उस अंधेरे में किसी बुरे सपने की तरह लग रहे थे। वो अपनी गर्दन को एक अजीब से कोण में घुमा रही थी और उसके मुंह से एक हल्की घरघराहट की आवाज निकल रही थी। वो उसे काटने ही वाली थी। उस शैतान का चेहरा मेरे दोस्त करण की गर्दन से बस कुछ ही इंच की दूरी पर था। उसके मुंह से निकल रही गर्म बदबूदार सांस मैं यहां तक महसूस कर सकता था। उसके नुकीले दांत जो आग की मरती हुई रोशनी में चमक रहे थे, किसी भी पल करण की खाल में धंस सकते थे। उस एक पल में मेरे अंदर का सारा डर, सारी लाचारी अचानक से कहीं गायब हो गई। उसकी जगह एक अजीब से गुस्से ने ले ली। वो मेरे भाई जैसे दोस्त को, मेरे करण को मेरे सामने मारने जा रही थी और मैं ये हरगिज नहीं होने दे सकता था। मेरे दिमाग में खून सवार हो गया। मेरे शरीर में जैसे कहीं से बिजली दौड़ गई। मुझे अब अपनी जान की परवाह नहीं थी। मुझे बस करण को बचाना था। मेरी नजरें अंधेरे में किसी हथियार को ढूंढ रही थीं। तभी मुझे चूल्हे के पास पड़ा लकड़ी का एक मोटा सा अधजला लट्ठा दिखाई दिया जिससे वो बुढ़िया आग जला रही थी। वो ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन इस वक्त मेरे लिए वो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं था। वो शैतान पूरी तरह से अपने शिकार पर ध्यान लगाए हुए था। शायद उसे लगा था कि मैं भी करण की तरह ही बेहोश हूं। यही मेरा मौका था। मैं बिना कोई आवाज किए किसी सांप की तरह जमीन पर रेंगता हुआ चूल्हे की तरफ बढ़ा। मेरा हर एक इंच का हिलना मुझे 1 घंटे जैसा लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थी। जैसे ही मेरा हाथ उस लकड़ी के लट्ठे तक पहुंचा, मैंने उसे अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया। उसका एक सिरा अभी भी थोड़ा थोड़ा गर्म था, लेकिन मुझे उस वक्त कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने कुल देवता को याद किया और अपने घुटनों पर खड़ा हो गया। वो शैतान अब भी करण के ऊपर झुका हुआ था। उसने अपना मुंह खोल लिया था। बस एक पल और सब कुछ खत्म हो जाता। छोड़ दे उसे डायन, मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और अपनी जगह से उछलकर उस पर टूट पड़ा। मैंने वो भारी जलता हुआ लट्ठा अपने दोनों हाथों से उठाया और उस शैतान के सिर पर दे मारा। एक अजीब सी आवाज हुई, जैसे किसी गीले मिट्टी के बोरे पर जोर से मारा हो। हड्डी टूटने की कोई आवाज नहीं आई,
लेकिन मेरा वार खाली नहीं गया था। उस शैतान के मुंह से एक इंसान की नहीं बल्कि किसी घायल जानवर की दर्दनाक चीख निकली। वो चीख इतनी भयानक थी कि उस झोपड़ी की दीवारें तक कांप गईं। वो करण के ऊपर से उछलकर पीछे की तरफ गिर गई। मैं रुका नहीं। मुझे पता था कि अगर मैंने उसे संभलने का एक पल भी दिया तो वो हम दोनों को कच्चा चबा जाएगी। वो जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। मैंने एक बार फिर वो लट्ठा उठाया और उसके शरीर पर अंधाधुंध वार करने शुरू कर दिए। मैं बस मारे जा रहा था, मारे जा रहा था। मेरे सिर पर खून सवार था। वो अब भी चीख रही थी, लेकिन उसकी चीखों में अब दर्द से ज्यादा गुस्सा और नफरत थी। अचानक उसने अपने एक हाथ से, जिसके नाखून किसी जानवर के पंजों की तरह बढ़ चुके थे, मेरा पैर पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसने एक ही झटके में मुझे खींचकर जमीन पर गिरा दिया। मैं अपनी पीठ के बल गिरा और वो लट्ठा मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो फुर्ती से उठी और मेरे ऊपर झपटी। उसका चेहरा अब किसी बूढ़ी औरत का नहीं था। उसकी खाल जगह जगह से जल गई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से पीली थीं और गुस्से से दहक रही थीं। वो मेरे सीने पर चढ़ बैठी और अपने दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगी। मेरी सांस रुकने लगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं उसके नीचे छटपटा रहा था, लेकिन उसकी ताकत के आगे मेरी एक न चल रही थी। मुझे लगा कि बस अब खेल खत्म। धर्मेंद्र, तेरा सफर यहीं तक का था। मैं मर रहा था और मेरी आंखों के सामने उस शैतान का वो घिनौना जलता हुआ चेहरा था। तभी न जाने क्या हुआ, मेरी नजरें उस जलते हुए चेहरे के पीछे झोपड़ी की दीवार पर गईं। दीवार पर मिट्टी से ही किसी ने ऊंट पटांग सी आकृतियां बना रखी थीं, जैसे किसी बच्चे ने बनाई हों। लेकिन उन आकृतियों के बीच में एक जानी पहचानी सी तस्वीर थी, गदा लिए हुए हनुमान जी की। वो तस्वीर भी मिट्टी से ही खुरचकर बनाई गई थी, लेकिन बिल्कुल साफ दिख रही थी। उसे देखते ही मेरे अंदर न जाने कहां से एक आखिरी हिम्मत आई। मैंने अपनी बची खुची ताकत लगाकर अपना एक हाथ छुड़ाया और उस शैतान के जले हुए चेहरे पर जोर से घूंसा मारा। मेरा घूंसा लगते ही उसकी पकड़ एक पल के लिए ढीली पड़ी। बस वही एक पल मेरे लिए काफी था। मैंने उसे अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया और उसके नीचे से निकल भागा। मैं सीधा उस दीवार की तरफ गया और जहां हनुमान जी की तस्वीर बनी थी, वहां जोर जोर से अपना सिर पटक कर चिल्लाने लगा, बचा लो बजरंग बली, बचा लो मालिक। मैं शायद पागल हो गया था, लेकिन उस वक्त मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। मेरी ये हरकत देखकर वो शैतान भी एक पल के लिए रुक गया। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे किसी कीड़े को देख रहा हो। वो धीरे धीरे हंसने लगी, एक बहुत ही डरावनी खनखनाती हुई हंसी। तुझे तेरा भगवान बचाएगा, वो बोली। उसकी आवाज अब किसी औरत की नहीं बल्कि कई आवाजों का एक भयानक मिश्रण थी। यहां कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं और भूख। ये कहकर वो मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। मैं उस दीवार से चिपक गया और आंखें बंद करके बस एक ही नाम रटने लगा, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। वो शैतान धीरे धीरे एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी हंसी अब भी उस कमरे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ मुझे अपनी मौत और करीब आती दिख रही थी, लेकिन मैं उस दीवार से चिपका, आंखें बंद किए, बस हनुमान जी का नाम जपे जा रहा था। मेरे दिमाग में मेरे बच्चे, मेरी बीवी का चेहरा घूम रहा था। मुझे लग रहा था कि ये मेरी जिंदगी के आखिरी पल हैं। जैसे ही वो शैतान मेरे बिल्कुल करीब पहुंचा और उसने मुझे पकड़ने के लिए अपना पंजा जैसा हाथ आगे बढ़ाया, तभी एक अजीब सी घटना घटी। जिस दीवार पर हनुमान जी की वो कच्ची तस्वीर बनी हुई थी, वो अचानक से कांपने लगी। उसमें से हल्की हल्की धूल झड़ने लगी। वो शैतान जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था, उसने अचानक अपना हाथ ऐसे पीछे खींच लिया जैसे उसे किसी गर्म चीज ने छू लिया हो। उसने दर्द और हैरानी से उस दीवार की तरफ देखा। मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मेरे पीछे दीवार से एक हल्की सी गर्माहट का एहसास हो रहा था। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली। मैंने देखा कि हनुमान जी की वो मिट्टी की तस्वीर एक बहुत ही हल्की, लगभग न दिखने वाली केसरिया रोशनी से चमक रही थी। ये देखकर उस शैतान की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। ये नहीं हो सकता, वो गुर्राया। उसने एक बार फिर मुंह पर झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दीवार के पास आया, वो एक अनदेखी ताकत से टकराकर 2 कदम पीछे हट गया। अब मुझे समझ में आया, वो दीवार या शायद वो तस्वीर मेरी ढाल बन गई थी। मेरे अंदर एक नई उम्मीद जागी। मैंने अपनी आवाज और ऊंची कर दी और लगभग चिल्ला चिल्ला कर हनुमान चालीसा की जो भी चौपाइयां मुझे याद थीं, वो बोलना शुरू कर दिया। नासय रोग हरय सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमत बीरा। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा था वो रोशनी और तेज होती जा रही थी। वो शैतान अब दर्द से चीख रहा था। वो अपने कानों पर हाथ रखकर जमीन पर लौटने लगा। उस रोशनी से उसे तकलीफ हो रही थी। चुप हो जा, वो दहाड़ा, बंद कर ये सब। लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने देखा कि वो शैतान अब मेरी तरफ नहीं बल्कि बेहोश पड़े करण की तरफ देख रहा था। शायद वो उसे अपना हथियार बनाना चाहता था। इससे पहले कि वो करण तक पहुंचता मुझे कुछ करना था। मुझे पता था कि मैं हमेशा के लिए इस दीवार से चिपक कर नहीं रह सकता। मुझे यहां से भागना था करण को लेकर। मैंने एक आखिरी बार अपनी पूरी श्रद्धा के साथ चिल्लाकर कहा, जय कपीस तिहु लोक उजागर, और दीवार से हटकर उस शैतान की तरफ भागा। शायद मेरी भक्ति में ही कोई कमी थी या शायद उस शैतान की ताकत बहुत ज्यादा थी। जैसे ही मैं दीवार के सुरक्षा कवच से बाहर निकला उस रोशनी का असर कम हो गया। उस शैतान ने तुरंत मुझ पर हमला कर दिया। इस बार मैं तैयार था। मैं नीचे झुक गया और उसका वार खाली गया। मेरे पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने दौड़कर जमीन पर पड़े करण को देखा। उसे यहां से बाहर निकालना था। वो अब भी बेहोश था। उसे उठाकर भागना लगभग नामुमकिन था। वो कोई हल्का फुल्का लड़का नहीं था। मैंने एक आखिरी हताश कोशिश की। मैंने करण की बाहें अपने कंधे पर डाली और उसे अपनी पीठ पर लादने की कोशिश करने लगा। वो लाश की तरह भारी था। मैं उसे घसीट रहा था, उठा रहा था, और पीछे वो शैतान फिर से संभल कर मेरी तरफ बढ़ रहा था। आज तुम दोनों में से कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा, वो चीखा। मैं किसी तरह करण को अपनी पीठ पर आधा अधूरा लादने में कामयाब हो गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। वो शैतान मेरे पीछे था। मैं उसके पंजों को अपनी पीठ पर महसूस कर सकता था। वो मेरे कुर्ते को फाड़ रहे थे। मैं दरवाजे तक पहुंच ही गया था। मैंने धक्का मारा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। शायद उसने बाहर से कुंडी लगा दी थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो तो अंदर थी। दरवाजा जाम था। अब मैं बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ मौत की तरह बढ़ता वो शैतान और दूसरी तरफ ये बंद दरवाजा। वो शैतान अब मेरे बिल्कुल पीछे था। मैं उसकी हंसी सुन सकता था। मैंने हार मान ली थी। मैं घुटनों के बल जमीन पर गिरने ही वाला था कि तभी मेरी नजर दरवाजे के पास पड़े एक मिट्टी के घड़े पर पड़ी। न जाने क्या सोचकर मैंने करण को एक हाथ से संभाले हुए दूसरे हाथ से वो घड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से दरवाजे के उस हिस्से पर दे मारा जहां शायद अंदर से कुंडी लगी होगी। घड़ा टूट गया लेकिन दरवाजे को कुछ नहीं हुआ। मेरा आखिरी दांव भी बेकार गया। वो शैतान अब मुझ पर कूदने ही वाला था। मैंने आंखें बंद कर लीं। तभी झोपड़ी के बाहर आसमान में एक बहुत जोर की बिजली कड़की। उसकी रोशनी से एक पल के लिए पूरी झोपड़ी चमक उठी और उसी पल दरवाजे की लकड़ी के छटकने की एक जोरदार आवाज आई। मैंने आंखें खोलकर देखा। दरवाजे की जो पुरानी मोटी सी कुंडी थी उसमें एक दरार आ गई थी। बिजली शायद पास में ही कहीं गिरी थी जिसके झटके से वो कमजोर लकड़ी छटक गई थी। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। ये मेरा आखिरी मौका था। मैंने करण को जमीन पर गिराया, पीछे घूमा और अपनी पूरी ताकत से अपने शरीर का पूरा वजन डालकर उस दरवाजे पर एक लात मारी। एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ वो पुरानी सड़ी हुई कुंडी टूट गई और दरवाजा एक झटके से खुल गया। मैं एक पल भी नहीं रुका। मैंने करण को फिर से घसीटना शुरू किया, उसे दरवाजे से बाहर खींचा और उस झोपड़ी से बाहर अंधेरी तूफानी रात में आ गया। जैसे ही हम बाहर निकले मैंने पीछे मुड़कर दरवाजे को बंद करने की कोशिश की और तभी मेरी नजर उस शैतान पर पड़ी। वो दरवाजे पर ही खड़ी थी लेकिन बाहर नहीं आ रही थी। वो जलती हुई नजरों से मुझे घूर रही थी और अपने दांत पीस रही थी। शायद वो उस झोपड़ी की हदों से बाहर नहीं आ सकती थी। तू जाएगा कहां? वो गुर्राई। सुबह होने से पहले मैं तुझे ढूंढ लूंगी। मैंने उसकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया। मैंने दरवाजे के बाहर पड़ी एक भारी सी लकड़ी उठाई और उसे दरवाजे के हैंडलों में फंसा दिया ताकि वो बाहर ना आ सके। फिर मैं करण को घसीटता हुआ उस कीचड़ और पानी से भरे रास्ते पर वापस अपने ट्रक की तरफ भागने लगा। मेरे पीछे उस झोपड़ी से उस डायन की गुस्से और नफरत से भरी चीखें आ रही थीं, जो उस तूफान के शोर में मिलकर और भी भयानक लग रही थीं। उस शैतानी झोपड़ी से निकलकर वापस ट्रक तक का वो सफर शायद मेरी जिंदगी का सबसे लंबा और मुश्किल सफर था। बारिश अब भी हो रही थी और कच्चा रास्ता पूरी तरह से कीचड़ में बदल चुका था। मैं बेहोश करण को कभी अपनी पीठ पर लादता तो कभी जमीन पर घसीटता।
मेरा अपना शरीर दर्द और थकान से टूट रहा था। हर 2 कदम चलने पर मेरे पैर कीचड़ में फिसल जाते और मैं गिर पड़ता, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। उस डायन की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं और मुझे डर था कि वो किसी भी पल उस दरवाजे को तोड़कर मेरे पीछे आ सकती है। मैं बार बार डर के मारे पीछे मुड़कर देख लेता था, इस खौफ से कि कहीं वो 2 चमकती हुई पीली आंखें अंधेरे में मेरा पीछा करती हुई न दिख जाएं। मेरे फेफड़े जल रहे थे, मेरी सांस किसी जानवर की तरह चल रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी, ट्रक। मुझे किसी भी तरह अपने ट्रक तक पहुंचना था। वो लोहे का डिब्बा ही अब मेरा एकमात्र किला था, मेरी जान बचाने का आखिरी जरिया। न जाने कितनी बार गिरने और उठने के बाद आखिरकार मुझे सड़क की डामर नजर आई और कुछ ही दूर पर बारिश में भीगता हुआ मुझे अपने ट्रक का साया दिखाई दिया। उसे देखकर मेरे अंदर न जाने कहां से एक नई ताकत आ गई। मैं अपनी बची खुची हिम्मत बटोरकर आखिरी बार भागा और ट्रक के दरवाजे तक पहुंच गया। मेरी उंगलियां ठंड और डर के मारे कांप रही थीं। मैंने जेब से चाबी निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ साथ नहीं दे रहे थे। आखिरकार चाबी मेरे हाथ में आई और मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाजे का लॉक खोला। दरवाजा खोलते ही मैं सीधा ड्राइवर सीट पर नहीं बैठा। मैंने पहले करण को, जो अब भी बेहोश था, किसी बोरे की तरह खींचकर केबिन के अंदर धकेला। फिर मैं जल्दी से ड्राइवर सीट पर बैठा और अंदर से दोनों दरवाजे अच्छी तरह से लॉक कर लिए। दरवाजा लॉक करते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जंग जीत लिया हो। मैं पूरी तरह से निढाल हो चुका था। मैंने अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका दिया और हाँफने लगा। मेरा पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था और मेरे कपड़े कीचड़ और खून से सने हुए थे, पर मैं जिंदा था और मेरा दोस्त करण भी जिंदा था। मैंने उस रात अपनी आंखें एक पल के लिए भी बंद नहीं की। मैं बस ड्राइवर सीट पर बैठा, स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए बाहर अंधेरे में घूरता रहा। मेरा दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था और हर आहट पर मैं चौंक पड़ता था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि वो बुढ़िया जंगल से निकलकर सड़क पर आ गई है और ट्रक के चारों तरफ चक्कर काट रही है। कभी मुझे ट्रक की छत पर खरोंचने की आवाज सुनाई देती तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई केबिन का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। ये मेरा वहम था या सच, मैं नहीं जानता, लेकिन उस रात का हर एक पल मैंने खौफ के साए में गुजारा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे रात का अंधेरा छोंटने लगा। बारिश भी अब थम चुकी थी। आसमान का रंग काले से गहरा नीला और फिर हल्के सलेटी रंग में बदलने लगा। पेड़ों के पीछे से सुबह की पहली हल्की सी रोशनी झांकने लगी। सूरज की उस पहली किरण को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे यकीन हो गया कि वो भयानक रात आखिरकार खत्म हो गई है। सुबह की रोशनी फैलते ही मुझे दूर से कुछ मशीनों की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि सड़क पर हमारी तरफ एक जेसीबी मशीन और कुछ लोग आ रहे थे। वो शायद रास्ता साफ करने वाली टीम थी। उन्हें देखकर मेरे अंदर बची खुची हिम्मत भी जवाब दे गई और मैं शायद बेहोश सा हो गया। मेरी आंख तब खुली जब कोई मेरे ट्रक का शीशा खटखटा रहा था। वो रास्ता साफ करने वाले लोग थे। उन्होंने बताया कि पेड़ को काटकर हटा दिया गया है और रास्ता अब साफ है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। तभी मेरे बगल वाली सीट पर लेटे करण को भी होश आने लगा। उसने आंखें मली और उठकर बैठ गया। उस्ताद, हम यहाँ ट्रक में क्यों सो रहे हैं? मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। बस उसे हल्की सी कमजोरी और गर्दन पर एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। मैंने उसकी गर्दन पर देखा। वहां 2 छोटे छोटे नीले निशान थे, जैसे किसी कीड़े ने काटा हो। मैंने उसे उस रात की पूरी कहानी नहीं बताई। मैं उसे डराना नहीं चाहता था। मैंने बस इतना कहा कि मौसम बहुत खराब था और हम जिस घर में रुके थे वो बुढ़िया थोड़ी अजीब थी, इसलिए हम सुबह होने से पहले ही वापस आ गए। उसने मेरी बात पर यकीन कर लिया। रास्ता साफ हो चुका था। मैंने एक गहरी सांस ली, ट्रक स्टार्ट किया और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले। जैसे ही हम उस जगह से गुजरे जहां वो कच्चा रास्ता जंगल की तरफ जाता था, मैंने हिम्मत करके उस तरफ देखा। मैं ये देखने की उम्मीद कर रहा था कि वहां वो पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी होगी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कोई झोपड़ी नहीं, कोई कच्चा रास्ता नहीं। वहां बस घना जंगल था और कुछ बहुत ही पुराने टूटे फूटे पत्थर पड़े थे जो किसी खंडहर के निशान लग रहे थे। वो खंडहर इतने पुराने थे जैसे सदियों से वहीं पड़े हों और जंगल ने उन्हें लगभग पूरी तरह से निगल लिया हो। वहां किसी के रहने का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये देखकर मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं समझ गया
कि हम रात में जहां रुके थे वो जगह इस दुनिया की थी ही नहीं। मैंने चुपचाप ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। करण ने मुझसे पूछा भी, क्या हुआ उस्ताद, क्या देख रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस ट्रक चलाता रहा। उस दिन के बाद से आज कई साल गुजर गए हैं। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं और करण आज भी मेरे साथ हैं। लेकिन उस रात ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं आज भी किसी सुनसान रास्ते पर रात में सफर करने से डरता हूं, और जब भी कभी तेज बारिश होती है तो उस डायन की वो पीली आंखें और भयानक चीखें मेरे जहन में ताजा हो जाती हैं। वो रात एक ऐसा राज है जो सिर्फ मैं जानता हूं, एक ऐसा बोझ जिसे मैं जिंदगी भर अपनी रूह पर ढोता रहूंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।